ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है, ये जब इसका एक्चुअल नाम जो है, वो एक नंबर है B1.1.529। या अभी साउथ अफ्रीका में डॉक्टर एंजेलिक ने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जब इसकी जीन सीक्वेंसिंग करी। 30 प्लस म्यूटेशंस इस वेरिएंट में डिस्कवर की गई हैं। उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है जिनको पहले हो चुका था, और उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है जिनको की वैक्सीन लग चुकी है। केसेस आने शुरू हुए हैं जो बिना शक व शुबा के साथ आते हैं, बुखार के साथ आ रहे हैं और वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हम सभी को दोबारा होने का या फिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होने का खतरा पूरा है। इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड वेव आएगा। गवर्नमेंट अभी इसको कॉन्टेम्पलेट कर रही है। अभी हमें कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है अभी। बाबूशाही टाइम्स ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਐਡੀਟਰ babushaahi.com, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਤਿਰਸ਼ੀਨਜ ਮੀਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੇਵਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। आपसे पहले भी हमने आपकी ओपिनियन ली थी जब सेकंड वेव बहुत शिखर पे थी जी। तो अब जो नया वेरिएंट है, ये क्या है, क्या फिनोमेना है? इसको पहले गल तो इसका जो नाम है, ये ओमिक्रॉन कैसे पड़ा? अच्छा, एक्चुअली बली साहब, ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है, ये जब इसका एक्चुअल नाम जो है, वो एक नंबर है B1.1.529। या ठीक है। अब इसको जब WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, तो इसको एक ग्रीक लेटर अल्फाबेट का एक नाम दे दिया, ताकि इसको आसानी से लोग पहचान सकें। जैसे कि पहले हमें अल्फा, बीटा, डेल्टा का हमने वायरसेस के वेरिएंट्स के नाम सुने हैं, उसी सीक्वेंस में उसके आगे इनफैक्ट डेल्टा के आगे न्यू आता है, फिर जी आता है ग्रीक अल्फाबेट में, लेकिन उसको स्किप करते हुए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अगला जो वर्ड है वो ओमिक्रॉन है। ये तो ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जी, ग्रीक अल्फाबेट है जी। अल्फाबेट, अच्छा, ग्रीक अल्फाबेट, अच्छा अच्छा जी। ये सिर्फ हमारी सहूलत के लिए, ताकि हम सब इसको आसानी से पहचान सकें, इसके बारे में बात कर सकें। ठीक है जी सर। यस, तो क्या इसका करैक्टर क्या है कि मतलब पहले से सर, ये फर्स्ट और सेकेंड वेव में आपने देखा कि जो कोविड के फीचर्स हैं, वो मोर और लेस हर जगह हमेशा सेम रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका में डॉक्टर एंजेलिक ने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जब इसकी जीन सीक्वेंसिंग करी। तो डॉक्टर एंजेलिक के हिसाब से ही अब तक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड लोग हैं,
उनके लक्षण और बाकी लोगों के दूसरे वेरिएंट के लक्षण में कोई ख़ास बदलाव नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हुँ। इसके बारे में चर्चा क्यों है? क्योंकि ये डेल्टा जो वेरिएंट है, जो हमारे यहाँ इंडिया में जो डिस्कवर हुआ था, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा विरुलेंट है और ज़्यादा जल्दी फैलता है। अच्छा, उससे ज़्यादा लीथल है कि नहीं, ये अभी हमें नहीं पता। ये खतरनाक खतरनाक ज़्यादा है कि नहीं? हाँ, ये नहीं पता अभी। ये अभी नहीं। हुँ। ना लेकिन पर उससे तेज़ी से फैल रहा है, ये ज़रूर पता है। अच्छा, तो जी, जी। अब जिन मुल्कों में या जिन कंट्रीज़ में इसके जो इसके इन्फेक्टेड पेशेंट नोटिस हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, तो हाँ, वहाँ क्या है उसका मतलब वहाँ से एक्सपीरियंस हुआ है कि फैलता जल्दी है या वैसे इसका कैरेक्टर ऐसा है? इनफैक्ट नहीं, नहीं। एक तो इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਸੀ ਖੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸੀ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਣੋ ਵਾਂਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਂਗੀ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। टू द म्यूटेशन ज़्यादा है। एक्सटेंट हुँ, हाँ, अच्छा। अबाउट 30 प्लस म्यूटेशंस इन इसमें इस वेरिएंट में डिस्कवर की गई हैं। हुँ, हुँ। नाउ उस म्यूटेशन की वजह से हुँ, हुँ। और साउथ अफ्रीका में इसकी डिस्कवरी के बाद जिस एरिया में ये डिस्कवर हुआ, हुँ, उसकी प्रेवलेंस को देखते हुए ये अंदाज़ा लग गया कि हुँ। बहुत तेज़ी से फैलता है। जी। मतलब ये कि ये उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है जिनको पहले हो चुका था हुँ। और उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है जिनको कि वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा मैं तो तो इससे हाँ, हुँ, आपने ये पहले ही बता दिया मैं सवाल ये क्वेश्चन मेरा था नेक्स्ट जी। कि जो वैक्सीन के वो जो एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं पहले, तो इसका मतलब दोनों हाँ, बात हाँ, ब बोल दी आपने कि जिनको हो चुका है उनके भी एंटीबॉडीज़ होंगे, जिनको वैक्सीन लगी है उनके भी वो उनको अलग एंटीबॉडीज़ होंगे, तो इसका मतलब दोनों को ही हो सकता है ये। बिल्कुल, इतनी हुँ, ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से इसकी इम्यूनोजेनिसिटी में वेरिएशन है ओके। और इसी वजह से जिनमें पहले से इम्यूनिटी है, हुँ, उनको भी इन्फेक्शन लग सकता है जी, और ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। जी। लेकिन अभी जो साइंटिस्ट फ्रॉम जो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट की ऑब्जर्वेशन में हुँ, अभी इसकी लेथैलिटी के बारे में नहीं पता कि ये कितना खतरनाक है। वो मतलब सिवियर डिज़ीज़ अगर किसी को ये कॉज़ कर रहा है या मौत कितनी कर रहा है, वो ऐसा अभी देखने में सामने नहीं आया है। हुँ, हुँ, तो ठीक है। वो मेरा ख़्याल वक़्त से पता चलेगा, 25 तारीख को तो पता ही चला है और आज 30 तारीख हुई। हुँ, तो कुछ दिनों में होपफुली हफ्ते भर के अंदर में हमें और फर्दर इन्फॉर्मेशन और आएगी जी, इसके बारे में कि ये किस तरीके से इस बिहेव करेगा जिसको ये ओके। इन्फेक्ट करता है। तो अभी इसका बिहेवियर सामने आना है नोट अभी उसके बारे में ज़्यादा एग्ज़ैक्ट विस्तार नहीं है हमारे पास ना? हाँ, हाँ, जो अफ्रीकन साइंटिस्ट का व्यू है वो ये है कि इससे माइल्ड केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। जो उनके पेशेंट्स हैं वो नॉर्मल हल्की बीमारी की तरह से आ रहे हैं। अच्छा, जी, अभी तक जी। अभी तक। अभी तक ये। तो सिम्पटम्स क्या हैं इसके? तो पहले से कोई डिफरेंट सर है पहले कोविड जो था पहला वेरिएंट था? नहीं सर, सिम्पटम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हुँ, आप अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, गला खराब होने से लेकर हुँ, आप सडन आपको साँस की तकलीफ़ हो जाना, हुँ, खाँसी जो तेज़ी से बिगड़ते जा रही हो, हुँ, हुँ, हल्का बुखार जो कुछ दिनों तक हो और उसके बाद ठीक हो जाए और साँस फूलना शुरू हो जाए।
ये सारे कोविड के लक्षण हैं। कोविड शरीर वही। बहुत ज्यादा टूटना, बदन दर्द होना, ये लक्षण है। अच्छा, तो इसके लिए फिर प्रिकॉशंस क्या है, मतलब कोई कोई पहले जैसे ही है या कोई अलग प्रिकॉशंस है? सर अब तो बचाव वैसे अब कैसे अगर करें? हाँ, हम्म, हम्म, सर इस बार तो हमें आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि हम पूरी तरीके से लॉकडाउन से आजाद हो चुके हैं। हम्म, हम अपने कामकाज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और हमारे दिमाग में है कि हमने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं। हम्म, तो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे एटीट्यूड से निकलता जा रहा है। ठीक है। मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को हम अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो हम्म, हमें वापस इन सब में सख्ती से पालन करना पड़ेगा। जी। हम्म, जी। वही को जो बचा, तो मतलब कोविड इसका मतलब। अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम कहते हैं, उसको हमें हम्म, अडॉप्ट करना पड़ेगा बहुत स्ट्रिक्टली। वर्क प्लेस पे, घरों में, मार्केट्स में, इनको स्ट्रिक्टली से दोबारा से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम्म, पर अभी ये कोई लगता तो नहीं ऐसा सिग्नल के अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं हम सर, या? अर्लीस्ट सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। हम्म, अब अपने पंजाब हल्के से चंडीगढ़ में और पंचकुला साइड ट्राई सिटी में रहते हुए मैं हम्म, आपको इस एरिया का बताऊं तो हमारे पास अब केसेस आने शुरू हुए हैं जो बिना शक व शुबा के साथ आते हैं, हम्म, बुखार के साथ आ रहे हैं और वो कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, ये जो हमें 2-3 महीने का एक लल मिल गया था जिसमें हमने केसेस बिल्कुल नहीं देख रहे थे, अब आ रहे अब हैं। हमने देखना शुरू कर दिया। जी। अच्छा, तो आपके फोर्टीज में भी आए हैं? सर हमारे पास चूँकि अभी हम कोविड पेशेंट्स एडमिट करने का हमने दोबारा से अरेंजमेंट नहीं किया नहीं है, किया। अच्छा। इसलिए अभी हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास आते हैं और हम हम्म, रूटीन स्क्रीनिंग में हम पकड़ पा रहे हैं उनको, क्योंकि ओके। हर एडमिशन को हम स्क्रीन करते हैं। तो अच्छा, उस हिसाब से हमें केसेस अब पकड़ में आने शुरू हो गए हैं। हो गए हैं इधर। तो ये वो कौन सा वेरिएंट है या क्या है, इसके बारे में कुछ जो केसेस आए हैं या आ रहे हैं, सर, ये है कुछ? तो उसके लिए हाँ, उसके लिए सर एक तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं। हम्म, कोई भी अगर शख्स पॉजिटिव आता है, तो जी। उसकी हम डिटेल्ड हिस्ट्री ले रहे हैं हम्म, कि उसने पिछले 14 नेशनल ट्रैवल किया था और हम्म, कहाँ किया था, उसका उनके मिलने वालों में किसी ने हम्म, कॉन्टैक्ट के ट्रेसिंग के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट ने सर्विलेंस बढ़ा दी है। उन लोगों पे जो बाहर से अब आ रहे हैं, हम्म, उनको स्क्रीन आउट किया जा रहा है, उनकी डिटेल हिस्ट्री एयरपोर्ट पे और बाद में अगर सिम्पटम्स हैं तो उनको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी हम जिन शक जी। होगा, जैसे कुछ डाउटफुल केसेस हैं, तो सर कुछ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट लैबोरेटरीज़ हैं, उनको हम्म, हम भेज अभी हमने ऐसा अब तक कोई सैंपल भेजा नहीं है, ओके, लेकिन ठीक है। प्रिपरेशन है। हम्म, तो ये टेस्ट कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि ये ओमिक्रॉन है? सर, उसके लिए सर जो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हमें पॉज़िटिव मिलती है, हाँ जी। उस सैंपल को हमें जीन सीक्वेंसिंग के लिए कुछ डेज़िग्नेटेड गवर्नमेंट लैब्स में भेजना पड़ता है। ओके, ओके। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही हो पाएगा, ये प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते, जिनमें अच्छा। हमें शक है, हम गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स को, और उनके थ्रू उसको हम उन लैब्स में भेजकर कन्फर्म कराते हैं। वो लैब्स कहाँ अवेलेबल है, सर, मतलब यहाँ ये? पे सर दिल्ली में है, अच्छा, पुणे में है। जी सर। चंडीगढ़ में नहीं है? नहीं सर, चंडीगढ़ में नहीं है सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब ये जिन्होंने वैक्सीनेशन दोनों हो चुके हैं, तो वो गलतफहमी में ना रहे हमारे जैसे लोग। बिल्कुल सर, हाँ जी। बिल्कुल सर। बिल्कुल हम्म, सर, अब हम सभी वैक्सिनेटेड हैं, लेकिन हम सभी को दोबारा होने का या फिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होने का हम्म, खतरा पूरा है। हाँ, ये हम्म, पॉसिबल है, ये मुमकिन है और अल्लाह से दुआ करेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उनमें सिवियरिटी शायद ना हो। जैसा कि ओके। हमने डेल्टा के केस में देखा, डेल्टा वेरिएंट में हम्म, देखा कि हम्म, जिन्होंने वैक्सीन लगाया था, हम्म, जो इम्यूनिटी रखते थे, हम्म, वो बिगड़े नहीं। ओके। इन्फेक्शन बेशक हुआ, लेकिन वो सीवियर फॉर्म में नहीं गए। ठीक है, ठीक है।
तो ये जो तीसरी वेव की जो आशंका थी, जी, फियर था, ऑलमोस्ट सभी जो एक्सपर्ट्स थे, इवन जो हमारे डॉक्टर्स थे, और गवर्नमेंट का भी ये था कि सितंबर से नवंबर तक का पीरियड दिया होता कि इसमें थर्ड वेव आ सकती है। तो वो ऐसा जैसा एक्सपेक्ट करते थे या जैसा फियर था वैसा तो हुआ नहीं। वो क्या लगता है आपको, क्या? सर ये मतलब ये इसमें हम हमें एक्चुअली ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम्म। कि हमें सारे एक्सपर्ट्स इसमें गलत साबित हुए हैं अभी तक। हम्म। लेकिन एक्सपर्ट्स की एक और थ्योरी है हाँ जी। कि वैक्सीनेशन ड्राइव इतना अग्रेसिव होने की वजह से हम्म। शायद हम अब तक बचे हुए हैं या फिर हमारी जो एक टू ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਤੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਗਰੰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊ ਗਰੰਟੀ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵੀ। ਫੀਸ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਨਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ शायद हम बढ़ते जा रहे हैं, ये लेकिन थर्ड वेव नहीं आएगा इसके बारे में अभी इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड वेव आएगा। हम्म। ड्यूरेशन टाइम प्रेडिक्ट करने में शायद कैलकुलेशन एरर्स हैं जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। सितंबर अक्टूबर की बात हो रही थी, अब इसको हम प्रोजेक्ट करते हुए दिसंबर जनवरी और या उसके थोड़ा आगे पीछे की बातें कर रहे हैं। अरे तो ये पॉसिबल तो है कि थर्ड वेव आएगा सर। हम्म। किस इंटेंसिटी के साथ आएगा ये डिपेंड करेगा इस प्रकार के नए म्यूटेशंस और नए वेरिएंट्स के की वजह से। अगर नया वेरिएंट इन्फेक्ट करता है तो हो सकता है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक हो, हम्म। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम सभी वैक्सीनेट होते गए तो ये बहुत मुमकिन है कि हमें बहुत माइल्ड और हल्के ओके, ठीक है। किस्म का थर्ड वेव आएगा। एक वैक्सीनेशन की बात चली तो इसमें वैक्सीनेशन का ये जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, जो वो कितना, ड्यूरेशन क्या है उसका, मतलब कितनी देर एंटीबॉडीज अब रहे? ये भी क्वेश्चन था ना कि अब 6 महीने के बाद, साल के बाद दोबारा Booster लगवाना dose। पड़ेगा, कैसे, वो क्या है? अब तक तो काफी एक्सपीरियंस भी होगा, रिसर्च भी होगी। सर काफ़ी हाँ, हद तक इसमें बातें आगे बढ़ चुकी हैं। इनफैक्ट इसराइल में तो बूस्टर डोज की ट्रायल भी चल चुकी है और लोग ले भी रहे हैं। हम्म। तो यूँ देखा गया है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वैक्सीनेशन के बाद, उनको उनको हम 3 से 6 महीने तक की ड्यूरेशन तक एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ में देख पा रहे हैं। जी। तो ऐसा रिकमेंड किया जाने लगा है, अभी ये रिकमेंडेशन स्टेज पे नहीं है, बट इस जो डिस्कशन के स्टेज पर यही है कि 6 महीने के बाद जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो फ्रंटलाइन पीपल हैं, उनको हम बूस्टर डोज़ लगवाएँ। अब बूस्टर डोज़ रेगुलर स्टोरी बन जाएगी, ये अभी क्लियर नहीं है। और अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा कि हर 6 महीने पे हमें एक नया वेरिएंट देखना पड़ रहा है, तो उस नए वेरिएंट को कवर करने के लिए भी बूस्टर डोसेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो उसको कव कवर नहीं कर रहा है। जैसे कि ओमिक्रॉन की बात करें, तो ओमिक्रॉन पर एग्जिस्टिंग वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा, इस पर जी। काम चल रहा है। देयर एक्चुअली साइंटिस्ट इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और अगर ये उस पर असर नहीं होता तो हो सकता है एक बूस्टर डोज की बातें शुरू हो जाएं। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके बारे में डिस्कशन शुरू कर चुकी हैं। जो इंडिया की। नहीं सर, जो वैक्सीन हाँ, हमारी इंडिया की भी जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो भी इसके बारे में डिस्कशन में हैं कि अ, अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हाई रिस्क पॉपुलेशन को बूस्टर डोज के लिए रिकमेंड किया जाए। गवर्नमेंट अभी इसको कॉन्टेम्पलेट कर रही है
अभी हमें कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं गाइडलाइंस आई। नहीं है अभी। जी सर। तो दूसरा एक बात और थी कि ये सेकंड वेव थी, वो काफी यंग लोगों को इफेक्ट किया था उसने। इसमें सर आपने भी, जब हमने जी सर। पहले बात की थी, आपने भी बताया था कि यंग लोग जी अफेक्टेड सर। है। और वो थर्ड वेव थी जो, वो एक्सपेक्ट करते थे बच्चों को भी इफेक्ट करेगी। तो बच्चों वाला एस्पेक्ट, अब हमारे स्कूल भी खुल गए हैं ऑलमोस्ट। स्कूल जो है, जो प्राइमरी क्लासेस हैं, वो भी अब स्कूल खोल दिए गए हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कैसे लगता है कि कैसे बचा किया जाए उनका? सर जो थ्योरी दी गई थी कि अब थर्ड वेव बच्चों में होगी, उसकी वजह भी यही थी हम्म। कि जो थर्ड, अभी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, हम्म। तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद जो हम्म। एल्डर पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन एंड 40 प्लस पॉपुलेशन है, वो शायद वैक्सीनेट हो पाई, तो उसका थर्ड वेव में इन्वॉल्व होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हम्म। और बच्चों का, चूंकि बच्चे बचे रहे वैक्सीनेशन से, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। हम्म। तो ये थ्योरी सही भी हो रही है सर, क्योंकि अब बच्चों का इन्फेक्ट होना अब काफी आम सा होता जाएगा। हम्म। ऑलरेडी हम ट्राई सिटी में भी बच्चों के इन्फेक्शंस के बारे में सुनना शुरू कर चुके हैं। हम्म। हम्म। स्कूलों के खुलने की वजह से ये एक मेजर इशू आए के तौर पे सामने आएगा। मगर उम्मीद यही है कि बच्चों में कोविड का इन्फेक्शन एक जो नॉर्मल सर्दी-ज़ुकाम वाली और फ्लू की जो इन्फेक्शंस की शक्ल में ही होगा। अच्छा। इसलिए हाँ, इसलिए इसको पैनिक रिएक्शन के तौर पर लेना नहीं नहीं चाहिए। लेना चाहिए। अच्छा, वैसे सर, हुआ भी है कई स्कूल्स में, कुछ बच्चों को हुआ, मतलब बिल्कुल, नोटिस में भी आया कि स्कूल क्लोज भी करने पड़े स्कूल, कुछ ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल सर। हम्म। जी सर। तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज का कोई है प्लान? यस सर। इंडिया में तो रिसर्च में काफ़ी हद तक बच्चों को इन्वॉल्व करके रिसर्च किया जा रहा है। हम्म। अभी ये इनफैक्ट आज से 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब बच्चों को एनरोल करना शुरू किया गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। तो ये मतलब इट इज़ ये है कि अभी रिकमेंडेशंस दी नहीं गई हैं, हम्म। लेकिन वो ट्रायल के पूरे होते ही तुरंत आएँगी, ताकि अच्छा। बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सके। जी। तो आपका कहना है कि अभी तक इसका जो नया वेरिएंट है, इसकी प्रिकॉशंस भी वही हैं पहले जैसे ही, लेकिन बिल्कुल सर। इलाज क्या है वो नहीं अभी सर इसके बारे में नहीं जाना। हाँ, कोविड में हमने ये देखा सर कि हमने धीरे-धीरे हर वेव में हमने इलाज को मॉडिफाई किया। इन ओके। द सेंस हमने नई चीज़ें हमें पता चली और हम्म। हमने फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकंड वेव में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया। जी। इनफैक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जब सेकंड वेव खत्म होने लगा था, तो इंडिया में हमारे हाथों में आ गया था। जी। और यकीन मानिए जिनको हमने वो दिया, वो पेशेंट कभी सिवियरिटी में बिगड़े ही नहीं। तो ठीक है। इस टाइप से अब कुछ नई ड्रग्स आ गई हैं, हम्म। रिसेंटली लॉन्च होने हुई है और अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मर्क की एक दवा आ गई है, फाइज़र एक ओरल मर्क ने लॉन्च कर दिया है, मोलुनापिराविर नाम है इसका। ओके। और हम्म। इसी तरीके से फाइज़र भी एक ओरल मेडिकेशन ला रहा है, जो हम्म। ट्रायल फेज़ में चल रहा है। नाउ अच्छा। एफडीए की अप्रूवल एक दवा को हो चुकी है, दूसरी की भी होने की जल्दी ही होने की उम्मीद होगी। तो अच्छा। थर्ड वेव में हमारे पास बेहतर बेहतर यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अवेलेबल होंगी, ऐसी हाँ। उम्मीद है। और जी। जैसे कि हम स्वाइन फ्लू के दौर में देखते थे कि हमारे पास ओसेल्टामिविर, जो टैमी फ्लू उन दिनों बहुत फेमस हुआ था, हाँ वो जी। एक दवा हाथ आई थी। अच्छा। तो इसी तरीके से अब इसमें भी हमें वैसी दवाइयाँ अब हाथ आने वाली हैं। हम्म। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि ये खतरा है
अभी इसकी कितना फेटल है वो अभी नहीं पता लगा, लेकिन फैले जब होगा तो फैलेगा बहुत ज्यादा, ये इसकी आशंका है। तो लेकिन प्रिकॉशन की वजह इन्होंने बताया कि वही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कोविड को रोकने के लिए, जैसे पहले लेते थे। तो देखते हैं अब अगले दिनों में क्या होता है। थैंक यू सर साहब। राइट बहुत सर, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत मेहरबानी। ਨਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇਸਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੂਰਖ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ। ਸਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤ ਬਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਤੇ ਝਟਪਟ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਤਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ।